नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं, जिनका अदब से ताल्लुक़ होता है, जिनका लिटरेचर से ताल्लुक़ होता है, जिनका तहज़ीब व तमद्दुन से, सकाफ़त से ताल्लुक़ होता है। कोई सियासतदान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनता है तो कोई खिलाड़ी भी हमारे प्रोग्राम के हिस्से बनाए जाते हैं। साइंटिस्ट को भी मदऊ किया जाता है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो उलमा व मशाइखीन होते हैं वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन आज जिस शख्स को हमने मदऊ किया है, आपको बता दूं कि वो मर्द मुजाहिद है उर्दू का। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वो उर्दू के लिए दुनिया भर का सफ़र करता है और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो अदबी फेस्टिवल होते हैं वो उसका इनेकाद अमल में लाता है। और कई शोरा को जो आपकी नज़रों से ओझल हैं उन्हें मंजर आम पर लाने का काम करता है। मेरी मुराद है उस शख्स से, उस मर्द मुजाहिद उर्दू के, वो हैं जनाब अमिताभ सिंह बाघेल। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि अमिताभ सिंह बाघेल न सिर्फ राइटर है, एडिटर है, क्यूरेटर है, बल्कि आपको ये बताना ज़रूरी है कि वो कई एक फ़नून पर उब्र रखते हैं। ख़ास तौर पर फ़ोटोग्राफ़ी उनकी बहुत ही खूबसूरत होती है। तो बहरहाल हम उनका स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आदाब रियाज साहब। सबसे पहले सियासत फाउंडेशन, द सियासत डेली, आमिर अली ख़ान साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे जी जी कि मेरे जैसे मुफलिस को जी और एक सड़क के आदमी को यहाँ तक ला के उन्होंने बिठाया जी। और आपने स्टूडियो में जगह दी, वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। बहरहाल आपने जिस अंदाज में शुक्रिया अदा किया, वहाँ पर दो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। एक तो आपने मुफलिस इस्तेमाल किया, दूसरा सड़क छाप आदमी इस्तेमाल किया। सड़क छाप तो मैं उधर दूर रखता हूँ, लेकिन मुफलिस क्या है इस बारे में तो बताइए आप। मुफलिस से मेरी मुराद ये है कि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे पास कोई साजो सामान नहीं है जी। जिसको लेकर मैं अपनी बात कह सकूँ। तमाम नस्र नज़्म के तमाम जो अदीब हैं उनकी बातों को सुन के, पढ़ के मैं धीरे धीरे इल्म को इकट्ठा करता हूँ और फिर जो भी मेरे हाथ लगता है उसको मैं आगे लोगों तक पहुँचाता हूँ। और आपने जिक्र किया आगाज़ पोइट्री मूवमेंट का, तो आगाज़ पोइट्री मूवमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से मैं उर्दू के जो तमाम शोरा हैं, जो उनकी शायरी है उसको अंग्रेज़ी में या हिंदुस्तानी में साफ़ करके उनको उन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अच्छा। तो ये मैं खुद जाके भी करता हूं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी मेरे होते हैं जिसमें मेरे बहुत से लोग यूरोप में और यूएसए में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत से दोस्त हैं जो सुनते हैं इस प्रोग्राम। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक जनाब अमिताभ सिंह बाघेल का सवाल है, ये हैदराबाद के दौरे पर आए हुए हैं। और हैदराबाद यूं ही नहीं आए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद उर्दू की सरजमीन है। तो बहरहाल मेरी गज़लों में मेरा तर्ज सुखन भी देखो, मेरे जज्बात, मेरे अफकार, मेरे फ़न भी देखो। तो इसका मज़दाक़ आपको बता दूँ कि अमिताभ सिंह बाघेल साहब के यहाँ आने का मकसद यही है कि यहाँ पर नून मीम राशिद, ये कौन नहीं जानता नाम, लेकिन आपका अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जो शायरी होती है बहुत ही मियारी होती है। तो उनकी एक किताब है, उस किताब के सिलसिले में यानी ज़िंदगी से डरते हो, उसकी रस्म इजरा के लिए हैदराबाद आए हैं। चूँकि जनाब आमिर अली ख़ान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत से बहुत ही क़रीबी ताल्लुक़ात रखते हैं, क्योंकि ये ताल्लुक़ात उर्दू की बायस ताल्लुक़ात बने हैं। तो जो कड़ी है वो उर्दू की है, इसीलिए उन्हें हमने ख़ास तौर पर मदऊ किया है। हम एक सवाल ये करते हैं कि उर्दू शायरी की जानिब आपका जो मिलान हुआ है या झुकाव हुआ है या इस सफ़र में आप शामिल हुए हैं, वजह क्या थी कि आप उर्दू शायरी की तरफ आए? ऐसा कोई वाक़या या वजह तो मेरे जहन में एकदम से आता नहीं है। जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि उर्दू शायरी से जो मेरा राब्ता था वो बहुत इसके पहले कि मैंने इसको एक प्रोग्राम तरीके से मैंने इसकी जो इब्तिदा की, उससे पहले भी उर्दू शायरी से मोहब्बत रही है। जी जी। और ज़ुबान के बारे में कहते हैं कि जब वो किसी रस्मुल ख़त में कही लिखी गई, उसके पहले ज़बान कही जाती है। शायरी के बारे में ये बात कहते हैं कही गई। तो हमने इतनी शायरी सुनी तो शायद वो कानों को बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से
उर्दू शायरी के की ओर मैं खिंचा चला आया। और इब्तिदाई राब्ता मेरा साहिर से हुआ। अच्छा, साहिर हाँ। लुधियानवी जो एक रूमानी जी, शायर जी। था, जी, जी। और फिल्मों में भी तमाम उसने गीत लिखे। जी, तो हाँ। साहिर पहला ऐसा शायर था। फिर धीरे धीरे साहिर और तमाम शोरा से गुजरते हुए जो अजीम शोरा हैं, फिर राशिद तक पहुंचा। और राशिद के यहाँ हमको लगा कि उसकी शायरी मुश्किल है, और जो काम मैं आगाज़ पोइट्री मूवमेंट से कर रहा हूँ उसमें राशिद की पोइट्री को आगे ले जाना, उसकी उसकी नज़मों को आगे ले जाना ज़रूरी है। और राशिद की एक और ख़ास बात है, राशिद गज़ल का शायर नहीं था, वो नज़म का शायर था। जी, जी। और राशिद क्लासिकी शायर नहीं था, वो जदीद शायर, यानी जदीद लब्बो लहजे के शायर। जदीद लब्बो लहजे का शायर था, और उसका अंदाज़े बयां भी जदीद था। जी, जी। तो नून मीम राशिद का नाम नज़र मोहम्मद राशिद है, और किसी ने नून मीम राशिद से ये पूछा कि ये नून मीम राशिद कैसे आपने अपना तखल्लुस रखा, अब उनका नाम ही उनका तखल्लुस हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब मैं जदीद शायरी करता हूँ तो नज़र मोहम्मद राशिद ऐसा लगता है कोई रिवायती शायर हो, जी, 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 हाँ। तो चलो इसमें अपने नाम में भी कुछ जदीदियत लेके आते हैं, तो नून मीम राशिद हुए वो। यानी रिवायतों से हटकर उन्होंने अपना तखल्लुस रखा। हाँ, और मेरा ये मानना है कि कोई, मेरा क्या मानना है, तमाम अदीबों ने ये बात पहले कही कि जदीद शायरी के अंदर कोई दूसरा जदीद शायर है। ऐसा नहीं है कि राशिद ने ही इसकी इब्तिदा की हो, इसके पहले भी नज़ीर अकबराबादी के यहाँ भी जदीद शायरी मिलती है और नज़मों की शायरी करते हैं वो। तो कोई नया शायर अगर नज़ीर की शायरी पर को ज़मीन बना के अपनी शायरी करे तो वो जदीद शायर नहीं होगा। या आज कोई शायर नून मीम राशिद की शायरी को ज़रिया या बेसिस बनाकर अपनी शायरी करे तो वो जदीद शायर नहीं हो सकता है, इतना करने मात्र से ही। जदीद शायरी वो होती है जब आप नए मौजू पर काम करें और क्लासिकी मौजू से हट कर बातें करें, जी, जी। नई बात पैदा करें, आम लोगों के लिए बात करें। और एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो कलेक्टिविटी की बात होती है वो इंडिविजुअल की बात करता है, अकेले आदमी की बात करता है। मिसाल के तौर पर उसकी नज़्म है हसन कूज़ागर, जी, तो उसमें एक आम आदमी की बात कर रहा है, उसकी मोहब्बत की बात करता है। जी, जी, जी। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि मैंने पहले सवाल किया कि उर्दू शायरी की तरफ आप किस तरह मुतवज्जे हुए और इस तख्लीक़ी सफ़र को उर्दू शायरी ने कैसे किस तरह आपको शक्ल दी है, तो ये बता सकते हैं आप, जो आपका तख्लीक़ी सफ़र है? उर्दू शायरी में का सफ़र मैं कहूँगा कि मेरी एक कमी की वजह से हुआ। मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है और गाने का बहुत शौक़ है। अब मेरे अंदर वो बात नहीं है कि मैं गा सकूं। अच्छा। मौसीकी मेरे अंदर है नहीं। ऐसा कहते हैं कि मौसीकी आपके अंदर हो या तो है या नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, तो मैं सुर में नहीं गा सकता। तो मुझे लगा चलो मैं सुर में गा तो नहीं सकता हूँ, शायरी पढ़ सकता हूँ, तो वहाँ से शुरुआत हुई। जी, जी। तो मैंने साहिर का जिक्र किया अभी, तो साहिर की एक मशहूर ज़माना नज़्म है, आइकॉनिक नज़्म है ताजमहल। जी, जी। वो भी मुश्किल पसंद नज़्म है, हालांकि राशिद की शायरी वैसे कहते हैं आसान है लेकिन मुश्किल, तो उससे शुरुआत हुई हमारी। जी, जी। अच्छा, एक बात बताइए कि हर इंसान जब किसी ज़बान की तरफ जाता है, जैसा कि आप उर्दू का जो सफ़र आपका शुरू हुआ, तो नज़्म आपने पढ़ी है या अशार आपको कोई ऐसे याद हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मुतासिर किया हो, जिसने बहुत ज़्यादा पहली नज़्म या अशार? एक गालिब का शेर याद आता है, जी, जी। परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, जी। मैं भी हूँ इनायत की एक नज़र होने तक। जी, जी। यानी खुर्शीद और परतवे खुर हुआ सूरज की रोशनी, खुर्शीद सूरज होता है, और शबनम जो पूरी रात में एक शबनम पैदा होती है, जी, जी। सूरज की पहली रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो फना हो जाती है। तो शायर ये कहता है कि परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ इनायत की एक नज़र होने तक, मेरी पूरी ज़िंदगी बस एक नज़र के इंतज़ार है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब वो जी, जी। आप जिसमें तसव्वुफ़ में आप यकीन रखते हैं तो ऊपर वाले की नज़र है, मोहब्बत है आपको तो उस महबूबा की नज़र है, ये। जी, जी। अच्छा, चलिए, अपने पहली बात हमने ये बात की थी कि आगाज़ पोइट्री मूवमेंट के बारे में। जी। तो अब ये बताइए कि ये कैसे ख्याल आया, आगाज़
पोइट्री मूवमेंट शुरू करने का? मैं समझता हूँ 2019 की बात है ये। आगाज पोइट्री मूवमेंट 2019 साहब जी जी। तो आगाज पोइट्री मूवमेंट पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ आईआईटी में पढ़े हुए कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि हमको उर्दू शायरी मोहब्बत तो है, लेकिन हमको उर्दू शायरी हम पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं आती है। अच्छा, जी जी। तो हम क्या करें उसका। और एक और बात थी कि एट्रीब्यूशन एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में, जी जी। या मंसूब करना। मंसूब करना। जी जी। तो तमाम ऐसी शायरी थी जो ऐसे शोरा के नाम हैं जो आम फहम इस हवाले से हैं कि लोगों ने नाम सुना है, जैसे गालिब का नाम है, गुलजार का नाम है, इकबाल का नाम है, तो इनके नाम से वो शायरी मंसूब थी। यह अलग बात है कि वो शायरी उनकी हो या नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि आप शायरी हमारे साथ पढ़ें, बताएं वो शायरी किसकी है, और उसको अंग्रेजी हिंदुस्तानी में हमको समझाएं, यानी तशरीह भी करें। हाँ, तशरीह तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है और इस वजह से मैं इससे बच रहा हूँ कि तशरीह या वाज़े करना तो वो मेरी हैसियत नहीं है। कोशिश होती है कि उनको उन तक बात पहुँच सके। जी जी जी। तो अच्छा ये बताइए, जब ये जो कोशिश आपने शुरू की, तो जो साउथ एशिया है उसके बाहर के लोगों पर इसका क्या, उनका जो रिएक्शन था या रद्द-ए-अमल था, कैसा रहा? उनको अच्छा लगा। हाँ, उनको अच्छा लगा जब अब गालिब का की तमाम उनके तमाम अशार, तमाम गालिब के बारे में ये भी आप समझें कि 235 गज़लें हैं गालिब की जो शाया हुई उनके दीवाने गालिब में, जो उर्दू की गज़लें। तो गालिब हुए, फैज़ हुए, दाग हुए, इकबाल हुए, मजाज हुए। तो उन्होंने सुना, उनको अच्छा लगा। एक रिदम भी बहुत अच्छा लगता है जब शायरी को आप पढ़ते हैं तहत में, तो एक रिदम अच्छा लगा। उन्होंने समझा तो और खूबसूरत लगी बात। जी जी, ये चीज़ें आपको जी। तो अच्छा, वो जब मैं आपसे बात कर, अभी गुफ्तगू हमारी हो रही है, तो वो जो रेसिप्रोकेशन होता है वो एनर्जी के साथ होता है। अभी मैं आपकी एनर्जी मेरे तक पहुंच रही है, वैसी एनर्जी उनके साथ मेरी कनेक्ट हुई। फिर हमने वहां जाके भी उनके कलाम के जरिए, हाँ, कलाम के जरिए, वो जरिया था, उसने जोड़ा मुझे। और फिर वहां जाके भी हमने उनके बीच ये बात रखी। आगाज पोइट्री मूवमेंट को हम बाहर वहां ले भी गए। जी। कहाँ ले गए आप? अब पूरी दुनिया, मैंने अभी जिक्र किया कि अमेरिका में और हांगकांग, सिंगापुर, यूरोप, जूम के जरिए, और फिजिकली साउथ ईस्ट एशिया में, हांगकांग में हमने, और एक दफ़ा हैदराबाद में, और आज भी इस बार भी हम आए हैं तो हैदराबाद में कुछ एक दो प्रोग्राम्स हैं। वो तो नून मीम राशिद की जो किताब हमने एडिट की है, ज़िंदगी से डरते हो, इसको लेके आए। अच्छा, एक बात बताइए कि ज़िंदगी से डरते हो एडिट का ख्याल कैसे आया? हालांकि अक्सर ये देखा जाता है कि नून मीम राशिद की जो शायरी है वो आम जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते, और आप उस किताब की तरफ गए, वजह? तो इसका जवाब मैं राशिद की ज़ुबान में आपको दूँ तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो राशिद की से एक बार ये सवाल किया गया कि भाई आपकी जो शायरी है उसको लोगों को समझ में नहीं आती है, और लोग कहते हैं ऊटपटांग शायरी है, इसका क्या मतलब है? तो राशिद ने ये कहा कि वो शेर ही क्या जो पहली दफ़ा आपने पढ़ा और आपको समझ में आ जाए। जब तक आपने उस पर थोड़ा एफर्ट नहीं किया, मश्क नहीं किया, तब तक फिर बात क्या है? शेर एकदम से आप पे खुल जाए तो शेर में क्या बात है? तो राशिद की शायरी वैसी ही है। और दूसरी बात ये और भी ज़रूरी है, देखिए उर्दू ज़ुबान या हिंदी ज़ुबान जिसको कहते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। रस्मुल ख़त का फ़र्क है, वो आज है, और उर्दू ये नाम नए हैं। इसमें जो अल्फाज आए हैं ये बाहर से आए हैं। जी जी, मिसाल के तौर पर होता भी है, मिसाल अरबी, अरबी लफ्ज़ हैं, और फ़ारसी लफ्ज़ हैं, तुर्की लफ्ज़ हैं, संस्कृत लफ्ज़ हैं, तेलुगु लफ्ज़ हैं, तमाम और जो ज़ुबानें हैं उनसे लफ्ज़ आए हैं। तो राशिद के यहाँ जो वोकैबलरी है, उनकी वोकैबलरी मुश्किल है। जी जी। और बात वो क्लासिकी शायरों से अलग करते हैं, तो उस वजह से उनकी बात एकदम से समझ में नहीं आती है ना। जी जी। तो ये ज़रूरी था कि इसको एक किताब की शक्ल दी जाए और लोगों तक ये बात पहुँचे, और जो नागरी में पढ़ने वाले लोग हैं, जो नस्तलीक नहीं पढ़ सकते, उन तक ये बात पहुँचे। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आपने एक किताब तो एडिट कर दी है नून मीम राशिद की, लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमारे जो नाजरीन है, जो हमारे सामीन हैं, वो चाहेंगे कि आपसे उनका कलाम आपकी ज़ुबान से सुने।
अच्छा, कोई एक नज्म, कोई उनकी। राशिद की नज़्म तो हमारे पास किताब है। जी जी, वही आप सुना सकते हैं। तो एक तो हम और मैं चाहूँगा कि आप किताब बताएं भी। किताब तो ये जी, हमारी, इसको हम कैमरा को दिखा हाँ दें। बिल्कुल दिखा सकते तो हैं। ये सरे किताब बर्ख, है सरे बर्ख जो है। जिंदगी से डरते हो। जी, जी। इस किताब का जो उन्वान है वो राशिद की एक नज्म का उन्वान है, अच्छा। जिंदगी से डरते हो। उस नज्म को हमने पहली दफ़ा सुना और उसने हमें मुतासर किया। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि राशिद का कलाम पढ़ने के लिए, तो एक जो मेरे हाफिज़े में है जी जी जी। उसको आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें राशिद की शायरी का रंग भी सामने आता है। जी जी तो जैसा कि हमने अर्ज़ किया था जी शुरू में कि राशिद आम लोगों के लिए अपनी बात कहता है जी जी। और वैसे ही कहता है जैसे बात होती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। तो राशिद की एक नज़्म है जिसका उन्वान है हसन कूज़ागर। कूज़ागर जो लोग नहीं समझते हैं, कुम्हार को कहते जी हाँ, हैं, जी हाँ। पॉटर को, और हसन उसका नाम है। वो एक लड़की को एक दफ़ा देखता है जिसका नाम है जहांज़ाद, और उसको अच्छा। मोहब्बत हो जाती है। और देखने के बाद 9 साल तक वो दोनों अलग होते हैं। और अचानक एक दिन वो लड़की किसी परफ्यूम या इत्र हाँ। बेचने वाले की दुकान पर दिखती है। हाँ। तो दोबारा से उसको अपनी याद आती है। तो इन 9 सालों में वो पागलों की तरह घूमता है अच्छा। उसको देखने के बाद। तो वो अपनी बात को, उसकी बात को राशिद कैसे बयान करते हैं। जहांज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कूज़ागर हूँ। हाँ। तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता बहुत रहा। खूब। जी जी। जहांज़ाद 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूजों की जानिब पलट कर न देखा। आहा। वो कूजे मेरे दस्ते चाबुक के पुतले सरगोशियों में ये कहते, आय हाय हाय, बहुत खूब। हसन कूज़ागर अब कहाँ है। आहा। वो हमसे खुद अपने अमल से खुदावंद बनकर खुदाओं के मानिंद हुए करता। आय हाय, बहुत तो खूब, ये बहुत पहला खूब। बंद है उसका। आहा, क्या अल्फाज है, क्या अल्फाज का मैंने इंतखाब। हाफिज़े से पढ़ा, एक आध जी, जी। मिसरा ऊपर नीचे हो गया हो तो इसके लिए जी 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 माजरत करता हूँ। जी 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 जी। जी। तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर उसमें गौतज़न हुए हैं। जी जी। इतना प्यारा कलाम है, बहुत खूब। मेरा लगता है जी जी मुझे कि वो अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। जी जी। और मुझे इस बात पे यकीन है कि अपने कोई ना कोई रास्ता आपको वहाँ तक लेके जाता है। जी जी। और मैं ख़ुद को खुशकिस्मत इस बात के लिए मानता हूँ कि मैं ये कर पा रहा हूँ, जी जी। है ना। तो बस हो गई और चीज़ हो रही है, आगे भी काम चल रहा है। तमाम नज़मों के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जी, जी, और शोरा के नज़म भी सामने आए। मिसाल के तौर पर, क्योंकि मुस्तकबिल के जो आपके वो है प्रोजेक्ट्स है, उस बारे में आप बता सकते हैं सियासत टीवी मुस्तकबिल के के बारे में। प्रोजेक्ट्स में एक तो हम काम कर रहे हैं 100 नज़में, अलग मुख्तलिफ शोरा के 100 जी जी। नज़मों का एक मजमुआ शाया कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर काम हमारा चल रहा है, काफ़ी आगे जी तक जी। काम हो गया। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल जी जी। शायद वो। अच्छा, एक बताइए कि जब इंसान किसी ज़बान की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, उसमें दिलचस्पी लेता है, तो वो जो उसके उस ज़बान के जो शायर होते हैं, उनका गहरा असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है, उसके कलाम से मुतासिर होता है। तो आपने कई शोरा का कलाम पढ़ा है, कई शोरा के कलाम को पेश भी किया है लोगों के सामने, और उसका तर्जुमा भी पेश किया है, लोगों को समझाया भी है। तो आप ये बताइए कि आप किस शायर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? अच्छा, ये तो मैं आपको हकीकत बताता हूँ जी जी। कि मैं जो किसी शायर की जो जो निजी ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी है, उससे मैं किसी भी शायर से मैं मुतासर नहीं हूँ। जी जी। उससे कलाम से, क्योंकि मुझे मुतासर किया उनके कलाम से, तो कलाम ही मैं पढ़ता हूँ। जी। उनकी ज़िंदगी अपनी फ़र्क है, और जो उन्होंने हमारे लिए, जैसे फराज का एक शेर है, जी। किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे। आए है। किसे नसीब, हो सकता है कि मैं सही नहीं पढ़ रहा हूँ, इसके लिए माजरत करता हूँ। किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। आए है। तो फराज क्या कह रहा है कि जो बेपैरहनी है, बरहना किसी को देखने का नसीब
दरो दीवार को है। तो उस शायर की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको उसने हमारे लिए नहीं छोड़ा। जी जी हमारे लिए अपना कलाम छोड़ा। जी। तो मैं कलाम से मुतासिर हूँ, उसकी ज़िंदगी अपनी है जी, और जी। मेरी ज़िंदगी। तो कौन सा शायर है जिसके कलाम से आप सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, बहुत मुतासिर हुए हैं? तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझसे पूछें तो जी जी मुझे फैज़ बहुत पसंद है। जी जी। क्या उनकी इनकलाबी शायरी? हाँ, फैज़ के अंदर बात यह कि उनकी इनकलाबी शायरी भी रुमानी शायरी। हाँ, ये कहा जाता है। उनके फैज़ के यहाँ रुमानियत और इनकलाब दोनों आपस में मिले हुए हैं। जी जी। क्योंकि वतन को उन्होंने अपनी महबूब माना। वतन हो या माशरा हो, ये उनका महबूब है। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ चला है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि जहाँ तक उर्दू का सवाल है, उर्दू के बारे में कहा जाता है कि हिंदी उसकी बहन है। तो हम चाहेंगे जनाब अमिताभ सिंह भागिल से कि हिंदी और उर्दू के जो ताल्लुक़ है उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं कोई स्कॉलर तो हूँ नहीं, जी है ना, एक आम इंसान हूँ, तालिबे इल्म हूँ, हर रोज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी ये समझ ये कहती है, आप पीछे चले जाएं तो आप वेदों की बात करें, जी जी तो वो भी किसी ने सुना है, उनको श्रुत कानों से सुनते हैं, जी जी कभी वो लिखा नहीं गया। तो हिंदी और उर्दू में कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों एक हैं। जी जी रस्मुल ख़त का इस्तेमाल अलग हुआ है, जिस वजह से कहते हैं कि ये उर्दू हो गई, वो हिंदी हो गई। वरना जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसको एक ज़माने में हिंदवी कहते थे। जी हाँ जी और उसका ताल्लुक इस जोग्राफिकल रीजन से है जहां हम रहते हैं। जी जी जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसको किसी ने अरब के लोग आए, वो इंडस नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने, उनके यहाँ आए नहीं, तो उन्होंने एच का इस्तेमाल, सिंधु, माफ कीजिएगा, सिंधु की बजाय हिंद। सिंधु को उन्होंने हिंद कहा। जी। और फिर वहां से ये बात आती है। जी जी तो मेरा ये मानना है कुछ भी कमी नहीं है, बस ये है कि आप उसमें क्या, अभी आजकल क्या होता है कि जब आप हिंदी किसी ऑफिशियल कार्यालय के लिए लिखते हैं, कार्यालय लफ्ज़ को हिंदी का लफ्ज़ मानते हैं, तो उसमें ज़्यादा संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जी 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 और यहाँ पर थोड़े पर्शियन उनका इस्तेमाल होता है। जी 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 तो वो लगता है कि चलो ये तो उर्दू हो गई और वो हिंदी हो गई। जी जी। मेरा ये मानना है दोनों एक हैं। बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।